हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका एक प्रयास के इस YouTube चैनल पर। जैसा कि ऑलरेडी बैंक एग्जाम वाले स्टूडेंट को मैंने वादा किया था कि मैं एक सीरीज लाऊंगा जिसमें केवल और केवल प्रीवियस ईयर पेपर की बात होगी, तो आज उसी श्रृंखला में मैं लेकर आया हूं एक सीरीज। और यहां हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर आरआरबी क्लर्क, जो सबसे आसान एग्जाम है। थोड़ी सी बात पहले प्रीवियस ईयर पेपर की कर लूं। मैं हमेशा कहता रहा हूं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो ये तय है कि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो माइंड में एक कई बार साइकोलॉजिकल प्रेशर है। लेकिन एक बात समझिए कि वो कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, अपने कई सालों का समय गुजार रहे हैं, बैंकिंग में तो साल नहीं कहूंगा, लेकिन अपनी मेहनत का समय आपने उसमें दिया है, उसके बावजूद असल परीक्षा तो उस 1 घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे के एग्जाम में होनी है, चाहे किसी भी कंपटीशन की बात कर रहे हो। तो आपका मेन उद्देश्य है कि उस एग्जाम में आप कितने साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं। तो बेहतर है कि एग्जाम में इससे पहले जो एग्जाम हुए वो भी तो किसी को चेक करने के लिए ही लिए गए थे, तो क्यों ना हम उन्हीं एग्जामों को देकर अपनी स्ट्रेंथ को बेहतर कर लें, और फिर जब हम एग्जाम देने जाएं तब हमें कुछ भी नया ना दिखे। और इसलिए ये सीरीज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, एग्जैक्ट ये पेपर आया। ऐसे पेपर को बनाते हुए आप अपनी कई समस्याओं का समाधान करेंगे। बहुत जरूरी है प्रीवियस पेपर का बनना, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास कई सवाल होते हैं कि सर हमसे सवाल नहीं बनते। कुछ लोगों से सवाल बनते हैं तो कहते हैं गलतियां ज्यादा होती हैं, फिर अपनी गलतियों में बात आती है कि सर बनते हैं, टाइम में नहीं बनता। और इन सब का सोल्यूशन है कीप प्रैक्टिसिंग। कहाँ करें? तो प्रीवियस ईयर पेपर के साथ करें। इसलिए पढ़ाने की बात तो मैंने क्लास में कर रखी है, आज हम बात करेंगे केवल प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस की, और इसलिए ये सीरीज भी है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम सीरीज पर बात करें। और आज सीरीज में हम बात कर रहे हैं आरआरबी क्लर्क के पेपर की, जो बैंकिंग एग्जाम के सबसे आसान एग्जामों में से एक होता है। और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं 13 अगस्त को ये पेपर हुआ था। 13 अगस्त को 2023 का पेपर है, जो शिफ्ट 2 में हुआ था। तो फिर से इस सीरीज को केवल देखिए मत, मैं चाहूंगा कि आप हमेशा प्रीवियस पेपर की सीरीज जब भी देख रहे हो, पेन और पेपर लीजिए, अपने आप को स्थिर से टेबल पर बिठाइए, सवाल बनाइए, वीडियो को पॉज करिए, सवाल आते ही सॉल्व करिए और फिर बाद में उसको मिलाइए। और इससे आपकी पूरी पेपर की श्रृंखला तैयार हो जाएगी और आप पेपर को बना पाएंगे। तो चलिए हम ज्यादा बात ना करते हुए सीरीज की शुरुआत करते हैं। और आपके पास पहला सवाल ये रहा, और जब भी ये सवाल आएंगे तो इसके बेस पर 5 सवाल भी होंगे, तो आपके पास दोनों हैं। आप पॉज करेंगे और आंसर बनाएंगे। मैं आपको 1 मिनट के लिए पॉज टाइम देता हूं, जल्दी से इसको ट्राई करिए। चलिए देखते हैं। इसने सवाल किया कि 7 लोग एक बिल्डिंग में है, फ्लोर वाइज, जहां फ्लोर स्टोरी है, बताने की जरूरत ही नहीं है, फ्लोर पजल है। तो 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 लोगों का फ्लोर पे होना आपने ड्रॉ कर दिया। फिर बात आई कि जे लिव्स इमीडिएटली एबव डब्ल्यू। तो जैसे ये बात आई कि इमीडिएटली यानी माइंड में आया लगातार, और हु, मैंने कई बार बताया हु अपने बगल वाले के लिए आता है, जल्दबाजी में कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा अपने नियरेस्ट वन के लिए। तो डब्ल्यू लिव्स ऑन 4th फ्लोर,
तो W अगर फोर्थ फ्लोर पर है तो J डेफिनेटली यहां होगा। 2 पर्सन लिव्स बिटवीन W एंड B, तो W और B के बीच 2, अभी लिख तो रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं थी। W और B के बीच 2, अभी नहीं पता कि कौन ऊपर और कौन नीचे, तो B यहां होता तो नीचे 2 और B मेरे लिए ऊपर भी पॉसिबल है, तो मैं तुरंत इसकी 2 पॉसिबिलिटी खींच लूंगा कि W और B के बीच 2 लोग। ठीक है, तो ये दोनों हमने टिक लगा दिए। I लिव्स इमीडिएटली बिलो O, O के तुरंत नीचे I लगातार हैं। हु अपने बगल वाले के लिए, तो I लिव्स बिलो J एंड अबव B, तो B के अबव तो कोई जा ही नहीं सकता, तो ये तो ऐसे ही कट गया, और ये I और O J के नीचे ही होंगे, तो O और I, और अब आपके पास 2 कॉलम बच गए, कुछ लिखने के लिए है नहीं, तो वो आइदर, यानी N और एक नाम है D, तो D और N आई थिंक ये आइदर में रहेंगे। इसके बेस पर जो 5 सवाल हैं उसे भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, वीडियो लंबी नहीं बनेगी, मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से प्रैक्टिस करें क्योंकि समय बहुत कीमती है। चलिए, तो यहां बोला गया हु लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, तो आप यहां कंफर्म नहीं है, वो आइदर N और D, तो N और D दोनों ऑप्शन में है, जबकि एक ऑप्शन है आइदर, और आंसर हो जाएगा ई। हु लिव्स ऑन सेकेंड फ्लोर, तो सेकेंड फ्लोर तो नीचे से देखना पड़ेगा, और आई यानी ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी पीपल लिव्स बिटवीन D एंड N, हाउ मेनी पीपल लिव्स बिटवीन D एंड N, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। तो D और N अभी हमने देखा आइदर में है, तो इसके बीच आंसर होगा नो वन, कोई भी नहीं बैठा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो इसने कहा इफ D लिव्स इमीडिएटली अबव J, यानी एक कंडीशन बदली कि D अगर J के ऊपर है, तो ऑब्वियस अगर D यहां होगा तो N ऊपर हो जाएगा। तो पूछ रहा है ऑन विच फ्लोर N विल लिव्स, तो ऑब्वियस है 7th फ्लोर, ऑप्शन नंबर 7। एक बार सवाल बनने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं, तुरंत आंसर दे सकते हैं। हु लिव्स एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द बिल्डिंग, तो आंसर होगा W, ऑप्शन नंबर डी। आई होप सो आपको इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा, और बहुत इजी सवाल है, सबसे ये सवाल बना भी होगा, इससे इजी सवाल तो पूछा ही नहीं जा सकता। फिर आई बात अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्लरिकल एप्टीट्यूड है कि आप कितनी जल्दी चीजों को देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, स्पीड, और मैंने क्लास में बहुत प्रैक्टिस कराई है। तो चलिए आज ज्यादा बात नहीं करके आपकी प्रैक्टिस देखते हैं और जल्दी से बनाएंगे। इसने सवाल किया हाउ मेनी सच लेटर आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, कितने ऐसे लेटर हैं ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, यानी उसके बाद एक लेटर चाहिए, बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर, प्रीसीडेड बाय लेटर नहीं होना चाहिए, तो उसके आगे एक लेटर नहीं होना चाहिए। तो अंडरस्टूड है कि हमें ढूंढना है वैसे 2 लेटर लगातार हो और उसके आगे लेटर ना हो। लेटर इन द सेंस ABCD की बात हो रही है, अल्फाबेटिकल। तो पहली नजर में मेरे पास तो ये आया, तो ये पहला तो मुझे मिल गया क्योंकि KA है, 2 लेटर है और उसके आगे लेटर नहीं है। अगली बार अगर मैं आऊं तो मेरे पास यहां दूसरा मिला क्योंकि E और G लेटर है और उसके आगे लेटर नहीं है। अगला डॉलर और MP तीसरा, ये मेरे पास चौथा, और लेटर नहीं है, तो अच्छा चलिए सिंबल है, ठीक है। और फिर मेरे पास 4 मिलने के बाद जैसे ही ये मिला, मुझे आगे देखना भी नहीं था और सवाल भी नहीं बचा है, तो मोर देन 4, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 4 तो मिल गए तो ये 5वां ही होगा। खत्म, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखें, 3 सवाल थे इस पर, 4 सवाल है। डन है, चलिए देखें फिर से, पॉज करिए, बनाइए, बस बनाना जरूरी है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। हम धीरे धीरे ये सीरीज जैसे जैसे आगे ले जाएंगे, अगर आपने पूरी कंटिन्यूटी में ये सीरीज बनाई तो मैं दावा करता हूं कि बैंकिंग एग्जाम में आपकी स्पीड को कोई नहीं पकड़ेगा। बहुत जरूरी हिस्सा है प्रीवियस ईयर, और बैंकिंग एग्जाम वालों के लिए तो अलग। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 12th टू द राइट ऑफ 8th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। और ये बात मैंने क्लास में पढ़ाई है। ये सवाल अगर हिंदी में बोला जाता तो ये होता कि लेफ्ट से 8वें के राइट में 12वें, तो जब चीजें गिनने में अपोजिट होती हैं तो हम प्लस करते हैं और लेफ्ट से 20वें कह देते हैं।
ये ऐसा ही है कि लेफ्ट से 8वें गए, उसके राइट में 12वें गए, तो और आगे बढ़ना है। ओवरऑल हमें लेफ्ट से 20वें पर जाना है। अब आप कहेंगे सर इसको गिनना है, तो हाँ गिनना पड़ेगा। आप चाहे तो पेन पेपर अपनी कॉपी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने 4 4 का सेट गिना, ये 4, ठीक, अगली बार तुरंत लिखा यहां पर, कॉपी पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये 3 और 4 3, फिर मैं यहां से देख रहा हूं 3 और 4 8, क्योंकि इससे बाद में होगा कि कहीं गलती हो गई तो आप तुरंत 4 4 4 गिनकर, मैंने बताया हुआ है क्लास में, आप 20 गिन रहे हैं, कुछ लगा कि कुछ छूट गया, गलती हो गई, दोबारा गिनने से बेहतर है कि 4 4 का ब्रेक मानिए, तुरंत फिर अपनी गलती को सुधार लेंगे। तो 4 4 4, और फिर मैं देख रहा हूं परसेंटेज, यहां फिर देख रहा हूं जी 4, कॉपीराइट, मुझे गिनना था 20वें पर, तो मैं देख रहा हूं 1 2 3 4 5, 5 हो गए 20, तो 20वां मेरे लिए जी हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर जी आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके पास, जल्दी से बताइए। हर सवाल पर 1 मिनट का पॉज लीजिए, बनाइए, बनाना जरूरी है। यहां भी बोला गया हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब ए बी सी डी में जब हम वॉवेल छोड़ देते हैं ए ई आई ओ यू, तो कॉन्सोनेंट छोड़कर, ए आई ओ को छोड़कर जो नंबर है वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। देयर इन द एबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, एक सिंबल होने चाहिए। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल एंड प्रिसीडेड बाय अ वॉवेल, तो वॉवेल के नाम पर मुझे ए ई आई ओ यू यही देखना है, तो ये दायरा बहुत कम है, तो यही 5 लेटर देखें, तो मेरे पास ए दिखा, लेकिन उसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, छोड़ा। ए ई के बाद अगर मैं आऊं तो ई दिखा, और उसके बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल है, तो यानी कि वॉवेल कॉन्सोनेंट सिंबल, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट सिंबल। इसके अलावा ए ई करने के बाद ये आए तो वॉवेल कॉन्सोनेंट, लेकिन यहां सिंबल चाहिए था, तो ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ओनली वन, और वो कहलाएगा दिस वन, ई जे एंड डॉल। क्वेश्चन नंबर 9, फिर से पॉज करिए, सवाल बनाइए, बहुत इजी सवाल होते हैं, आरआरबी क्लर्क तो बस स्पीड में कहते हैं, कहते हैं ना धुआं धुआं हो जाना चाहिए, आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए। बोला गया इफ ऑल द सिंबल आर ड्रॉप्ड, जितने भी सिंबल हैं जस्ट लाइक दिस दिस, उसको ड्रॉप कर दिया गया, हटा दिया गया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट से गिनना है, तो ऑब्वियस से गिनना पड़ेगा इस बार, और सिंबल को ड्रॉप किया गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15, और आंसर इज वी, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है, बहुत इजी सवाल था। तो 3 सवाल, 6 4 10, हाँ 9, 4 सवाल थे। अगला सवाल आपके पास है, फिर से कंपैरिजन वाला पजल है, जल्दी से बना डालिए। देखिए
बोला गया 6% कंपेयरिंग देयर हाइट, 6 लोगों का कंपैरिजन है, और कंपैरिजन आपको पता है मैं बनाता हूं कि जो ज्यादा है वो ऊपर है। नो 2% आर द सेम हाइट, किसी भी दो व्यक्तियों की हाइट एक जैसी नहीं है। एग्री। एफ इज टॉलर देन ए, एफ ए से लंबा है। हु इज, तो हु किसके लिए आता है, तो बात हु ए के लिए है। ए इज टॉलर देन डी एंड सी, और ए का कंपैरिजन डी और सी से है कि ए डी और सी से लंबा है। ओनली टू, और ओनली डिसाइड द पोजीशन, ओनली उसकी जगह तय कर देते हैं। ओनली 2% आर शॉर्टर देन ई, तो जैसे ही बात हुई थी 6 लोगों की, 1 2 3 4, इसको साइड कर देते हैं। यहां लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। जब ये पढ़ा जाता है कि ओनली 2% आर शॉर्टर देन ई, केवल 2 ही लोग हैं जो ई से छोटे हैं। ओनली 2% आर शॉर्टर देन ई, यानी ई अपने नीचे केवल 2 लोगों का ख्याल रखिएगा, केवल 2 ही लोग हैं जो ई से छोटे हैं। बोला गया बट नाइदर ऑफ देम सी, यानी कि वे जो 2 लोग छोटे हैं उनमें से सी नहीं है। जैसे ये बात आपने यहां देखी, ई को अपने ऊपर ए का भी ख्याल रखना है, एफ का भी ख्याल रखना है। ई को अपने ऊपर 2 का ख्याल रखना है, सी यहां होगा नहीं। कि जब भी बैठेगा तो अपने ऊपर 2 लोगों की जगह छोड़कर बैठेगा, तो इन दोनों की छोड़ के जगह बैठे तो सी, ए और एफ, यही पॉसिबिलिटी है। देखते हैं। डी इज नॉट शॉर्टेस्ट पर्सन, तो डी सबसे छोटा नहीं, तो डी एक ही जगह बची और एक नाम बचा ए बी, और आंसर इज दिस वन। सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, और सबसे लास्ट में आपने यही आंसर लगाया है, बी इज शॉर्टेस्ट। हाउ मेनी पर्सन आर शॉर्टर देन ए, ए से छोटे कितने लोग हैं, तो आपका जवाब होगा ए से छोटे 4 लोग हैं, और आंसर देंगे 4। हु अमंग द फॉलोइंग इज शॉर्टर देन ई, ई से छोटा कौन है, तो ई से छोटे कहने की बात हुई। हु अमंग द फॉलोइंग, तो डी और बी दोनों छोटे हैं, लेकिन यहां बी का ऑप्शन नहीं है। इसमें बोला गया इसमें से कौन, तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज शॉर्टर देन ए बट टॉलर देन ई, ए से छोटा हो और ई से लंबा हो, तो एक ही ऑप्शन है, वो नाम है सी। और बहुत सिंपल सवाल था, और मुझे लगता है ये पेपर सबसे आसान पेपर में से एक होगा, ये गारंटी है। उस साल के जितने पेपर हुए थे उसमें सबसे आसान पेपर था। सैलोलिज्म, इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, जो मेरे स्टूडेंट हैं उसे रीड आउट करके आंसर दे सकते हैं, उनको पेन पेपर चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें डायग्राम में बनवाता नहीं। बट फिर भी आपको दोनों मेथड से बताऊंगा, चलते हैं। अगर मैं पहले इसको अपने मेथड से बताऊं, जो मेरे मेथड से आप बना रहे हैं, तो मैं ऑल तुरंत ही काट दूंगा, क्योंकि ऑल की शर्त बता रहा हूं कि जब तक ऊपर ऑल और नीचे ऑल ना लिखा जाए, पूरे सैलोलिज्म में ऑल कभी पॉसिबल ही नहीं। तो ये तो गया। लेमन मैंगो, लेमन यहां है और मैंगो यहां है, लेमन और मैंगो, तो ये मेरे लिए कॉमन टर्म के कारण मेरी भाषा में मैं कह रहा हूं उल्टा सी बन रहा है, वो उल्टा हम सीधे, तो ऑल प्लस सम सीधी टूट गई और ये भी गया। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं सम कैसे है सर, खैर मैंने अपनी क्लास में अलग पढ़ाया है उनके लिए। डायग्राम की बात करें तो तत्काल ये तय है कुछ यहाँ दोनों रॉन्ग होंगे। इसके लिए डायग्राम अगर बनाए तो ये बनता है ऐसा कि लेमन, ओनली अ फ्यू लेमन आर एप्पल, तो कुछ हिस्से ऐसे हैं जो हैं लेकिन कुछ चीजें नहीं होंगी। ऑल मैंगो आर एप्पल, तो जितने भी मैंगो हैं वो एप्पल के अंदर चले जाएंगे। तो सम लेमन आर मैंगो, तो सम लेमन आर मैंगो, इट मे बी पॉसिबल और इट मे बी नॉट, इसलिए रॉन्ग। ऑल लेमन आर एप्पल, तो ऑल लेमन आर एप्पल, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये चीज पूरी तरह अंदर जा नहीं सकती, दैट्स वाई रॉन्ग। इसलिए आंसर होगा नाइदर ऑफ देम, ओनली ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चले। 15, डन। स्पीड चाहिए भाई, आइए देखते हैं। मेरे लिए नो पॉसिबल नहीं है मेरी भाषा में, क्योंकि बॉटल और बास्केट, मेरे लिए बॉटल यहां है या बॉटल और बास्केट में, इसको भी सम मानता हूं,
ये सम और सम नॉट दोनों है, जो दूसरे मेथड से पढ़ते हैं उनके लिए तत्काल ये कैंसिल। बास्केट बॉटल, तो बास्केट और बॉटल इसी लाइन की बात हो रही है, और इसका मतलब ही है कि सम बास्केट आर बॉटल, और ये सेम बात कह रहा है, इसलिए फर्स्ट राइट है, ओनली वन इज ट्रू, ओनली वन इज ट्रू, यानी कि आंसर हो गया ए। जिनको डायग्राम से देखना है उनके लिए, ओनली अ फ्यू बैग आर बॉटल, और ओनली अ फ्यू का मतलब कुछ एरिया ऐसा है जो कैंसिल करेगा। ओनली अ फ्यू बास्केट आर बॉटल, तो एक नई बात आई बास्केट, और बास्केट का कुछ हिस्सा बॉटल नहीं होगा, ठीक है, बास्केट का कुछ हिस्सा बॉटल नहीं होगा। तो सम बास्केट आर बॉटल, सम बास्केट आर बॉटल, तो यहां जब बास्केट और बॉटल में बात हो ही रही है कि सम, तो यस राइट है, कुछ हिस्सा नहीं होगा, तो ये राइट है। नो बॉटल इज बास्केट, तो बॉटल और बास्केट में कुछ हिस्सा तो बन ही रहा है, तो दैट्स वाई रॉन्ग है, और ओनली वन इज राइट। फिर से जैसे ही मेरे मेथड से पढ़ा रहे होंगे तो ये वाला तो कैंसिल कर देंगे, देखते के साथ कि फर्स्ट तो नहीं होगा, ये डेफिनेट है कि फर्स्ट नहीं होगा। बाकी आप बनाइए जल्दी से। बन गया, चलिए देखते हैं। पहले जो मेरे मेथड से बना रहे हैं उनके लिए ये कैंसिल है, समझ गए होंगे। टेबल और बेंच, तो टेबल और बेंच, तो सम प्लस सम सीढ़ी टूट गई, तब भी ये कैंसिल, और आंसर इज नाइदर ऑफ देम, ठीक है। डायग्राम देखें तो सम टेबल आर चेयर एंड सम चेयर आर बेंच, ऐसे ही बनेगा। तो बोला गया ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर आर टेबल, नहीं भाई, कुछ हिस्सा नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है, तो दैट्स वाई रॉन्ग। सम टेबल आर बेंच, तो टेबल और बेंच अभी ही अलग दिख रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया, और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखें। इन सबों में तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए, सेलोजिज्म का नेक्स्ट सवाल है, जल्दी से बताइए। चलिए जिन्होंने मेरे मेथड से पढ़ा उनके लिए पहले बात करें। पेंट और टेल, तो पेंट और टॉल, यहां है पेंट और टॉल, तो ऑल प्लस नो नो, मेन कंक्लूजन पेंट और टॉल, तो पेंट और टॉल एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। देखा और आंसर दिया, जिनको डायग्राम बनाना है उनके लिए, यानी आंसर लगाने के लिए तो ये है। यहां अगर बनाए तो ऑल पेंट आर वॉल और नो वॉल इज टॉल, ऐसा। तो नो पेंट इज टॉल, ऑफ कोर्स जब ये टॉल वॉल के अंदर ही नहीं जाएगा तो पेंट के पास भी कैसे जाएगा, तो इसलिए सही है। सम पेंट आर टॉल, तो पेंट और टॉल में कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि टॉल अंदर जाएगा ही नहीं, दैट्स वाई रॉन्ग, और आंसर इज ओनली वन इज ट्रू। चलिए फिर से, और इस टाइप का फॉर्मेट आरआरबी कलर का फिक्स सवाल है, 4-5 सवालों के साथ आते हैं, जल्दी से 1 मिनट का टाइम देता हूं, वीडियो पॉज करिए, बताइए। बोला गया इन ईच वर्ड वी इंटरचेंज बोथ अल्फाबेट, जितने भी वर्ड हैं उसमें बोला गया बोथ अल्फाबेट प्रेजेंट एन ऑड पोजीशन। तो यहां जब पोजीशन की बात करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो ऑड पोजीशन में जो भी आएगा, यानी यहां जो भी होगा और यहां जो भी होगा वो आपस में इंटरचेंज करेंगे। बोला गया कि इफ इन ईच वर्ड वी इंटरचेंज बोथ अल्फाबेट प्रेजेंट इन ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन पे जो भी है उसकी जगह को बदल दिया जाए, देन हाउ मेनी वर्ड एंडिंग विथ वॉवेल, तो लास्ट में वॉवेल कौन सा होगा। तो मैं क्यों सबों पे ऑपरेट करूं, मुझे पता है कि पहले वाले को बदलना है तो लास्ट में वॉवेल आना चाहिए, तो पहले वाले को ही बदलना है, केवल बदलना ही तो है, तो ये बदलेंगे तो वॉवेल आएगा, वॉवेल का मतलब ए आई ओ यू, तो ये होगा। हाउ मेनी वर्ड एंडिंग विद वॉवेल, तो ये आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि टी आने पर, वी ये भी नहीं, क्यू ये भी नहीं, और ये भी नहीं, तो आंसर इज 1 ऑप्शन नंबर सी।
तो बहुत इजी सवाल है, बस लैंग्वेज में आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बरकरार रखनी है और ये प्रैक्टिस से अपने आप आ जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चले। 19 फिर से रुकते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं। बोला गया इफ फर्स्ट एंड द लास्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड, तो जितने वर्ड हैं तो फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट ये, लास्ट वन, यानी कि यहां पर ये पहला है और ये लास्ट है। चेंज विथ प्रीवियस अल्फाबेट, अल्फाबेट की जब बात हो रही होगी तो वो ABCD की बात हो रही है, यानी ऐसा कि जस्ट लाइक अगर मेरे पास ETC है तो फर्स्ट और लास्ट को प्रीवियस, यानी E से पहले वाला लेटर D और C से पहले वाला लेटर B। अल्फाबेट में C से पहले क्या पढ़ते हैं B और E से पहले क्या पढ़ते हैं D। एंड मिडिल अल्फाबेट इज चेंज टू नेक्स्ट अल्फाबेट, मिडिल का जो अल्फाबेट है वो नेक्स्ट वाले से बदलता है, यानी कि डी के बाद आ जाएगा ई। क्लियर है, यानी कि इसमें हमें अल्फाबेट के क्रम में आगे बढ़ना है और बाकियों में पीछे जाना है। तो दोबारा समझाऊं, हमारे पास तो ऐसे लिखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट कम होना है और बीच वाले में एक बढ़ना है, दैट्स ऑल। हाउ मेनी वर्ड हैविंग ओनली कॉन्सोनेंट विल बी फॉर्म, यानी उसमें कोई भी वॉवेल नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिसमें कोई कॉन्सोनेंट नहीं, तो वॉवेल नहीं होना चाहिए। तो अंडरस्टूड है, ई है तो घटाएंगे तो डी पर आ जाएंगे, तो ये तो गया। यहां डी में एक जोड़ना होगा क्योंकि बीच वाले में जोड़ेंगे तो यहां ई आ जाएगा और ये कैंसल। हमें पूछ रहा है ओनली कॉन्सोनेंट, तो ये खत्म। यहां पर -1 करेंगे तो 20 में से 19, यहां जी है तो +1 करेंगे, एच 1 करेंगे और यहां एफ तो ई, और ये भी कैंसल। और ये लिखना नहीं है, ये देखकर ही नजर आ जाता है। अगर मैं आऊं तो यहां पर फिर से इसमें -1 करते ही ये आ जाएगा यू, क्योंकि नंबर याद है, ये 22 और ये 21, ये कैंसल। यहां -1 करेंगे तो 16 में से -1 तो 15, 15 के लिए आ जाएगा ओ, और ये भी सॉरी 17 है ना, 17 में से -1 तो ये P, यहां पर +1 तो B और -1 तो K, यानी ये तो होगा। यहां -1 करेंगे तो P, +1 करेंगे B और -1 करेंगे तो K। तो यानी कि अगर ये बात करें तो ये आंसर है। इसकी बात करें तो इसमें भी K, ये है 11 तो -1 तो J, यहां बात करें तो 10 तो 11 और ये घट के T, तो ये भी, ये दो ऐसे लेटर होंगे जिसके अंदर कॉन्सोनेंट होंगे और आंसर देंगे हम ऑप्शन नंबर टी। आई होप सो क्लियर है। मैंने लिखा है, इतना टाइम नहीं लगता कि लिखा जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोला गया इफ इन ईच वर्ड, सभी वर्ड में ऑल अल्फाबेट अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी ये कहना चाह रहा है इसको अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा डी और फिर आएगा ई। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब अल्फाबेट के बढ़ते क्रम में विद इन द वर्ड, अपने वर्ड में ही चेंज करना था। हाउ मेनी वर्ड एंड विथ कॉन्सोनेंट, तो कितने वर्ड हैं जिसका अंत कॉन्सोनेंट से होगा। तो जो नंबर में सबसे बड़ा है तो ये 5 है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब डिक्शनरी ऑर्डर कहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहिए, तो लास्ट में ई ही आएगा। तो ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूछ रहा है किसका कॉन्सोनेंट से अंत होगा। यहां अगर बात करेंगे तो टी लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि बाद में तो ये होगा। इसमें बात करें तो वी होगा, यानी ये भी होगा। यहां क्यू होगा और इसमें बात करें तो यू होगा, तो ये भी कैंसल। तो हाउ मेनी इज, तो आंसर इज 3 और 3 के लिए ऑप्शन नंबर ए। ये सब सेकेंडों के सवाल हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 21, जल्दी से आंसर बताइए।
देखिए क्या है सवाल। चलिए, बोलता है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इस इंग्लिश अल्फाबेट की बात हो रही है, यानी ए से लेकर जेड तक की बात हो रही है। इन द सीरीज बिटवीन फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। तो जब आप लेफ्ट से सेकेंड गिनते हैं तो ये वर्ड आया, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। और इसकी किस लेटर की बात हो रही है, तो फर्स्ट लेटर की बात हो रही है। तो इसका फर्स्ट लेटर कौन है, तो टी। इसने सवाल किया टी। एंड सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज फर्स्ट फ्रॉम द राइट। तो राइट से जो पहला है, राइट से पहला है वो ये, और उसका सेकेंड लेटर हुआ जे। तो सवाल है टी और जे के बीच जब अल्फाबेट लिखा जाएगा तो उसके बीच कितने लेटर होंगे। तो अगर आपको इसका नंबर याद हो तो ये 10वें पर है और ये 20वें पर है। और मैंने कई बार बताया जब दो लोगों की गिनती एक ओर से दी जाए, शुरू से 10वें पर है, शुरू से 20वें पर है, इसके बीच की संख्या पूछी जाए तो बिगर वन माइनस स्मॉलर वन माइनस वन जरूर करेंगे और आंसर 9 हो जाएगा। हो सकता है कई लोग जो मुझसे ना पढ़े हों उनको ये -1 का कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, तो उनके लिए दोबारा समझा देता हूं। मान लीजिए एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास सवाल हो कि सी और एफ के बीच कितने लेटर, तो आपका जवाब अभी आएगा कि सर 2 लेटर हैं। अब यही सवाल अगर मैं न्यूमेरिकली में पूछ दूं तो शुरू से तीसरे, शुरू से छठे के बीच कितने, तो जब आप 6 - 3 करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, तो छोटी संख्या घटाने का मतलब ये 3 बाहर, तब भी आगे के 3 लोग रह गए। बीच की संख्या निकालनी है तो आपको एफ को अलग से हटाना पड़ता है, इसलिए -1। और रिजल्टेंट इज दैट कि अगर 2 लोगों की गिनती एक ओर से दी जाए, उसके बीच की संख्या पूछी जाए, तो बिगर वन बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। और इसलिए यही बात यहां लागू है। तो चूंकि सवाल आपसे जे और टी के बारे में पूछा गया, तो T20 J10 नंबर मैंने याद कराए हैं, तो बिगर वन माइनस स्मॉलर वन -1 और आंसर इज 9। आई होप सो क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कोडेड इनइक्वलिटी, मेरे स्टूडेंट जो भी होंगे मैं दावा करता हूं कि उनको इसमें तो कोई हाथ नहीं पकड़ने वाला, देखते ही वो सवाल बता देंगे, क्योंकि मैंने बताया भी है इसी तरीके से। कोई रूल नहीं लगाना है, बस देखना है। जैसे यहां पर बी और ई, तो अपनी जर्नी बी से शुरू करेंगे, ई तक जाएंगे। हमें कहां से जाना है, डी के थ्रू जाना है। तो खुला 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 और ई, तो बी की ओर खुला, लेकिन साथ साथ हर जगह इक्वल है, तो हर जगह इक्वल है तो इक्वल चाहिए। तो इंडिविजुअली तो ये गलत है, लेकिन ये मालूम है दो कंक्लूजन दोनों इंडिविजुअल रूप से रॉन्ग, दोनों के वेरिएबल सेम, बी और ई दोनों में सेम है। तो जब ऐसा होता है तो हम आइदर की बात करेंगे, और यहां पर उसके बीच रिलेशन ही बना है, या तो बी की ओर खुला या बराबर, तो आंसर इज आइदर ऑप्शन नंबर 3। और ये तो मैंने बताने में इतना टाइम लिया, मुझे नहीं लगता कि मेरे स्टूडेंट इतना टाइम भी लेंगे, स्पीड बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जल्दी से नेक्स्ट सवाल। हाँ, कोई आगे थे, देखते हैं। ई और टी, तो मेरे लिए ई यहां है और टी यहां है, तो मेरे लिए ई से टी जाने में मैं यही देख रहा हूं कि सिंबल बदल गए, और अपनी भाषा में हम कहते हैं ढक्कन पलट गए। तो मैं ई और टी के बारे में बात नहीं कर सकता। ठीक है, ए और एक्स, तो ए से एक्स पर लगातार चले जा सकते हैं, तो ढक्कन इतने इक्वल हो नहीं सकता। तो आंसर इज नाइदर ऑफ देम, ऑप्शन नंबर ई। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट खींचकर टेलीग्राम पे भी जाके पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पर अगर आप जुड़ेंगे, नंदन सर रीजनिंग, वहाँ ये पीडीएफ भी अवेलेबल है, उसके ऊपर आप मैसेज बॉक्स में डालेंगे तो आप मैसेज भी कर सकते हैं।
फिर से देखें, एम और ए, तुरंत आपकी नजर पड़नी चाहिए कि ढक्कन पलट गए, एम से ए पर जाने में ढक्कन पलट गए, हम आगे कुछ कह नहीं सकते। एन और क्यू, तो एन और क्यू में एन की ओर खुला होना चाहिए और यहां एन की ओर खुला नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। सेकंड का सवाल है। नेक्स्ट सवाल, मतलब समझिए कि 40 सवालों का पेपर आता है और मैं मानता हूं कि 20 मिनट बहुत ज्यादा हो गए अगर इस टाइप के सवाल आ रहे हैं तो। ये कहता है कि एक संख्या दी गई है, यहां पर हमारे पास एक संख्या है। इफ वन इज एडेड इन ईच डिजिट, इवन डिजिट, तो इसके अंदर जितने भी इवन डिजिट है, मान लीजिए 2 है तो उसमें ऐड करना है। तो मैं अभी पूरा करने नहीं लगूंगा, अगर इवन डिजिट है तो उसमें ऐड करना है। ऐसा नहीं कि पूरा सब में करके फिर बनाए, इतना टाइम नहीं देता। तो अगर इवन डिजिट है तो उसमें एक ऐड करना है। एंड ऑड डिजिट की बात करेगा, अगर ऑड नंबर है तो उसमें सब्ट्रैक्ट 1, तो -1 करना है। इवन नंबर है तो +1 और ऑड नंबर है तो -1 करना है। ये क्लियर है? देन द सम ऑफ डिजिट, कौन सा डिजिट, विच इज फिफ्थ एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली बोलने का मतलब पहले 5 बोला गया तो राइट से पांचवें और लेफ्ट से चौथे, रिस्पेक्टिवली है। तो भाई राइट से पांचवें की, अगर लेफ्ट से चौथे की बात करें तो ये नंबर है 5, और राइट से पांचवें की बात करें 1 2 3 4 5, तो ये 3, और ये दोनों ही ऑड नंबर हैं। तो ऑड नंबर में करना है हमें -1, तो हम यहां -1 करेंगे, ये हो जाएगा 4, और यहां भी -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इसके बीच बोला गया क्या निकालना है, इनका सम, सम ऑफ डिजिट। तो अब इसके बाद अगर मैं इसको जोड़ता तो आंसर हो जाता 6। ये नहीं कि बैठ के पूरे सवाल का बनाएं, इतना टाइम एग्जाम नहीं देता। आंसर आप लगा देंगे सीधा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, लगता है इस सेट में पजल कम मिला है क्या, देखते हैं। हाँ, ये भी आरआरबी का ही कंटेंट है, फिक्स सवाल है। कई बार तो लगता है ऐसे सवाल छोड़ दें, लेकिन जब धीरे धीरे बनाने लगेंगे तो आपको लगेगा नहीं, देख के पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है, देखते हैं। यहाँ ये बात की शब्द के पहले, यानी यहाँ पर इफ पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट, यानी फर्स्ट लेटर क्या है, पी, थर्ड, तो थर्ड लेटर है ई, एंड 8, तो 4 5 6 7 8, इन तीन लेटर से, इन तीन लेटर से अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड, अर्थपूर्ण शब्द बन सकता हो, तो जो वर्ड बनेगा, विच आर द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, जो वर्ड बनेगा उसके राइट से सेकेंड लेटर जो आएंगे उसको आंसर दे दीजिएगा। फिर बोलता है कि नहीं, अगर आप 2 से ज्यादा वर्ड बना रहे, मोर देन 1 वर्ड, अगर आपका 1 से ज्यादा वर्ड बना तो एम आंसर दे दीजिएगा। अगर कोई वर्ड ही नहीं बनेगा तो वाई आंसर देंगे। मैं तो यही लिख के बैठा हूं तो ये पेन मुझे दिख रहा है और मुझे कुछ दिख नहीं रहा, और राइट से सेकंड मेरे लिए यहां ई, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कई बार मन में ये ख्याल आता है कोई और तो नहीं हो जाएगा। जब भी ये ख्याल वाला है तो आगे बढ़िए, ये आपके अगले सवाल में आपका दिमाग खराब करने के लिए दिया गया है। तो मत सोचिए ज्यादा, जो उस समय क्विक कर गया, क्योंकि आपको बहुत बड़ा डिक्शनरी का ज्ञाता नहीं बनाया गया है। जनरल वर्ड होते हैं, पकड़ में आ जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल है और सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। जल्दी से 1 मिनट का टाइम देता हूं, बनाइए।
चलिए, बहुत इजी सवाल दिखने में ही लग रहा है, ट्राई करते हैं। और मैं होप कर रहा हूं कि अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो ये सबसे बना होगा। ये क्या, ये पूरा पेपर ही बहुत इजी है, बट फिर भी प्रैक्टिस करनी है जो एग्जाम में आया है। और यही कह रहा हूं, कई बार आप मॉक वगैरह लगाने लगते हैं और कई मॉक में आपका लगता है कि अरे मेरा टाइम से ज़्यादा सवाल नहीं बन पा रहा, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। आपको इसलिए प्रीवियस पेपर देखना जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देखकर आप अपने आप को तय कर पाएंगे कि हम रियल कंडीशन, रियल जो पेपर आया है उसमें हमारी स्थिति क्या है, और ये आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो ये बोला गया 7 पीपल है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल और सम ऑफ, नहीं सेंटर, सब लोग सेंटर की ओर हैं। चलिए भाई, अच्छी बात है, ये तो एसएससी टाइप सवाल हो गया आसान सा। तो 6 और 1 7। बोला गया ए इज, ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो रेफरेंस है डी और लेफ्ट, तो ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, तो डी के राइट में थर्ड ई, और राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और थर्ड बोल रहा है तो 2 घर छोड़कर। सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, अभी अब पता नहीं है, तो सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में सी थर्ड। अभी बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, तो अभी रहने देते हैं। सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, ये तो लिख लिया। हु, हु का मतलब जी, और जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, यानी कि जी यहां नहीं है और जी यहां नहीं है, तो जी के पास मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो जी यहां के बाद 1 2 और सी, जी यहां और 1 2 सी अभी पॉसिबल है, रहने देते हैं। फिर बोला गया बी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, तो जी के राइट में बी सेकेंड, और जैसे ही बात आ गई तो जी अगर मैं यहां रखता, क्योंकि जी 2 जगह नहीं है, यहां रखूंगा तो 1 घर के बाद बी और सी, नॉट पॉसिबल। यहां जी रखूंगा तो 1 घर के बाद बी और सी, और एक ही नाम बचा है, ए बी सी डी ई एफ बचा है। तो मुझे लगता है ये तो एसएससी लेवल का सवाल है, बैंकिंग की बात ही छोड़िए, बट चलिए इट्स ओके, आया है तो आया है। हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, तो ई के राइट, और राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सेकेंड, सेकेंड का मतलब बीच में 1 छोड़कर, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, ए की पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इस ओर से देख रहा हूं तो ये लेफ्ट है, और थर्ड, क्योंकि बीच में 2, और थर्ड टू द लेफ्ट मेरे पास ऑप्शन पहला ये है। व्हाट इज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो थर्ड टू द लेफ्ट, सॉरी ये देखना तो राइट हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट तो क्लॉकवाइज होगा। हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, हाँ राइट ठीक है, थर्ड टू द राइट, और भी कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में, और लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज, और थर्ड टू द लेफ्ट यानी बीच में 2 छोड़कर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आंसर है ई। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। 29, अच्छा 29 नहीं, और भी सवाल हैं इस पे, देखते हैं 2 सवाल और हैं। सोचिए कितना आसान सवाल है, और इसमें 5 सवाल पूछे गए। बोला गया जी एंड ई आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, यानी ई और जी बदल लें अपनी जगह, तो हु विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में थर्ड ई होता, लेकिन ये जगह बदल चुका होगा, तो अब आंसर दे देंगे जी, ठीक है, 30 का आंसर हो जाएगा ए। फिर बोला गया 4 ऑफ द 5 अलाइक इन अ सर्टेन वे, यानी ऑड वन आउट, कौन अलग है, तो यहां ऑप्शन से बात बनेगी, डी और बी है, तो डी और बी, तो डी के राइट में बी, ई और एफ लगातार है, ई के राइट में एफ, एफ और ए, एफ और ए लगातार है, एफ के राइट में ए, जी और डी, जी और डी लगातार हैं, और जी के राइट में डी, गुड वन। सी और बी, सी और बी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे अब तक, और ये क्लॉकवाइज हो गया, तो सी और बी, तो यानी ये गड़बड़ है, तो सी के लेफ्ट में बी हो गया, तो ये गड़बड़ है आंसर, ठीक है। तो ये ऑड वन आउट है, बहुत सिंपल सवाल था, ऑप्शन नंबर ई होगा यहां। चलिए जल्दी से सवाल बताइए। पेयर फॉर्मेशन, बहुत इजी सवाल, कुछ नहीं करना होता।
ये सवाल बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी, कुछ नहीं करना है। ये बोलता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड रिमेंबर। कितने ऐसे पेयर्स ऑफ लेटर है? पेयर ऑफ लेटर कहां से कंपैरिजन करना है? तो देन सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम एज दे हैव इन इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेटिकल सीरीज में जितने गैप होंगे उतने का गैप कहाँ है? तो ऐसे सवाल बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आप अल्फाबेट पढ़िए, आर के बाद अल्फाबेट, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कुछ नहीं मिला छोड़िए। ई एफ जी एच आई जे के नहीं, एम एन ओ पी क्यू आर। अब ये बात आप कर सकते हैं, यहां पर आप अल्फाबेट लिखते एम एन ओ पी क्यू और आर, तो आप देखते कि एम और आर के बीच 4 और यहां भी 4, तो एम और आर आपके लिए एक पेयर तो है। यही बात आगे भी, ई एफ जी एच आई नहीं, एम एन ओ पी नहीं, बी सी नहीं, ई नहीं। यहां पर कह रहा है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, ई एफ जी एच आई जे नहीं, बी सी डी ई एफ नहीं, एम एन ओ पी क्यू नहीं, ई एफ जी एच नहीं, एम एन ओ नहीं, ई से तो नहीं। तो डेफिनेटली एक ही आंसर है और वो पेयर होगा एम और आर। तो ये बात आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए जल्दी से अगले सवाल पे चले। ब्लड रिलेशन का सवाल है, 1 मिनट का टाइम आपको देना पड़ेगा, देते हैं, बात करते हैं जल्दी से। चलिए, बोला गया इन अ फैमिली ऑफ 7 मेंबर, 7 परिवार हैं, 7 लोगों का एक परिवार है। देयर आर 3 मैरिड कपल, यानी मैरिड कपल ध्यान रखेंगे, शादीशुदा जोड़े 3 हैं। ए इज फादर ऑफ डी, तो जैसे ये जानकारी आई ए इज फादर ऑफ डी हमने बना दी। हु इज, तो हु अपने बगल वाले के लिए आता है, तो डी इज वाइफ ऑफ सी, तो ये बात पढ़ी हुई है, हस्बैंड वाइफ के लिए हम लाइन को कर्व कर लेते हैं, और हु इज वाइफ ऑफ सी, तो डेफिनेटली सी एक मेल है। एफ इज पैटर्नल अंकल ऑफ ई, एक नई जानकारी, एफ पैटर्नल अंकल है तो एफ पुरुष है, प्लस और पैटर्नल अंकल ऑफ ई, तो यानी तय है कि उसके पिता का भाई, पैटर्नल का मतलब पिता के रिश्ते से। हु इज, तो हु का मतलब क्या, तो हु का मतलब है ई, और ई इज डॉटर ऑफ बी, तो ऑब्वियस है ई इज डॉटर ऑफ बी। अब ई इज डॉटर ऑफ बी, तो बी मेल है या फीमेल नहीं पता, क्या पता बी यही हो। हु इज डॉटर ऑफ बी, तो ई तो डॉटर है, लेकिन अभी बी का मालूम नहीं, बी या तो ये होगी या तो उसकी मां होगी, और बी के बारे में भी नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल। जी इज हस्बैंड ऑफ ई, जी इज हस्बैंड ऑफ ई, जी इसका पति है, जोड़ दिया। बी इज मदर इन लॉ, और बी जैसे ही फीमेल हो गई, बी को मेल नहीं हो सकता, ई एक मेल होगा, बी इज मदर इन लॉ, तो बी एक फीमेल तो है, ये बात तो तय हुई। और यहां पर इस बात को ऐसे लिखे कि बी इज मदर इन लॉ ऑफ सी, तो सी यहां ऑलरेडी है, और सी की सास अगर बनना है तो इसके, सी की सास बनना है तो इसकी वाइफ, यहां अगर मैं बी को जोड़ दूं तो बी इज मदर इन लॉ ऑफ सी हो जाएगा, इसकी पत्नी की मां, ठीक है। और अब जैसे जोड़ने की बारी आई तो बी की बेटी है ई, तो ऑब्वियस है कि मैं ई को यहां जोड़ दूं, सॉरी, बी की बेटी है ई, ये तय है। अरे 1 मिनट, बी के नीचे ई, तो ई यहां माइनस, ई के साथ थोड़ा सा जगह बना दें, आपको शायद दिखे ठीक से, बहुत इजी सवाल है। ई के बराबर में चाहिए जी, यहां प्लस, और ये लगाया डन, तो 2 2 4 और 2 6 खत्म,
नहीं नहीं नहीं, एक एफ का नाम रह गया। तो ई के पैटर्नल, तो ई के पैटर्नल अंकल थे एफ, तो ई के पिता हैं ए, तो यहां इसके भाई को बना दें हम एफ, और 1 2 3 4 5 6 7 और 3 जोड़े भी चाहिए थे, खत्म। हु इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो बी के हस्बैंड कौन है, तो बी के हस्बैंड है ए, एंड दैट्स ऑल, ऑप्शन नंबर ई। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, सी ई से कैसे संबंधित है, तो सी ई से कैसे संबंधित है, तो बराबर पीढ़ी में है, लेकिन एक शादी के बाद बना रिश्ता है, तो हाउ इज सी, सी एक मेल है, तो ब्रदर इन लॉ, शादी के बाद बना रिश्ता इन लॉ में। हाउ मेनी मेल मेंबर इन द फैमिली, तो 1 2 3 एंड 4, 4 इज द राइट आंसर। कितना आसान पेपर था, और लोग कहते हैं कि बैंक का पेपर टफ होता है, मुझे तो नहीं समझ में आता। बैंक सबसे आसान एग्जामों में से एक होता है। चलिए अगले 5 सवाल के लिए फिर से, ये 5 सवाल हैं और इसके बेस पर 5 सवाल ये दिए गए, वहां पर आप कह सकते हैं टेबुलर फॉर्म टाइप पजल दिख रहा है, तो आप उसको पॉज करिएगा, फिर ये 5 सवाल बनाइएगा। तो फिर से आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। बोला गया कि 7 लोग हैं और 7 अलग अलग बुक्स परचेज करते हैं, और ये डिपेंडेंसी वाली बात हो गई। तो जिन्होंने मुझसे पढ़ा उनको पता है, कैटेगरी बेस्ड कहिए या टेबुलर फॉर्म कह लीजिए, तो तुरंत नाम लिख लिया, पी एन एम ए टी आर एंड एच। फिर बोला गया ए एंड आर परचेज मिडिल मार्च, तो फिक्स नहीं बताया जा रहा, ये बोला ए एंड आर परचेज मिडिल मार्च एंड वंडरलैंड बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। पक्का मालूम नहीं है, लेकिन ए और आर में ही ये दोनों बुक्स बटे हैं, तो मैं बहुत सोचूं, उससे बेहतर है कि मैं लिख लूं मिडिल मार्च या वंडरलैंड। ठीक है, ए और आर के बारे में भी कि वंडरलैंड या मिडिल मार्च, बहुत टाइम नहीं होता, तो सीधा ये दोनों इन दोनों बुक के साथ है, कौन क्या बाद में देखेंगे। आइदर एच और आर परचेज प्राइड, प्राइड एक बुक है जिसके बारे में बोला गया वो एच या आर परचेज करता है। आर तो वंडरलैंड और एमएम यानी मिडिल मार्च पर करेगा, तो तय है कि आर नहीं होगा, तो एच को ही प्राइड लेना पड़ेगा। फिर बोला गया नाइदर पी नॉर एन परचेज द लॉयन, और निगेशन, तो द लॉयन पी और एन नहीं है, और नहीं है उसको मैं बाहर लिख रहा हूं अभी। फिर बोला गया डी परचेज आइदर ग्रैप्स और ब्रेव वर्ल्ड, तो डी के बारे में कि डी या तो ग्रैप्स या ब्रेव वर्ल्ड। ठीक है भाई, देखें पी डज नॉट परचेज कैच 22, लिख दिया। ए एंड पी परचेज ब्रेव वर्ल्ड एंड वंडरलैंड बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, यानी ए और पी के बारे में बात हो रही है कि ए और पी जो है ब्रेव वर्ल्ड और वंडरलैंड के बीच ही कुछ चेंज करेगा, तो ए और पी, ए ऑलरेडी वंडरलैंड कर चुका है और मिडिल मार्च, जबकि आप कह रहे हैं ए और पी ब्रेव वर्ल्ड और वंडरलैंड और कुछ नहीं, यानी ए और पी के साथ ब्रेव वर्ल्ड और वंडरलैंड ही आएगा। तो जहां आप ए के बारे में एमएम लगा के बैठे थे, तो यहां से वंडरलैंड लगा देंगे, तो यहां अगर वंडरलैंड लगा देंगे, तो ए ने अगर वंडरलैंड ले लिया तो आर को वंडरलैंड नहीं मिलेगा, उसको एमएम मिलेगा, और ए को अगर वंडरलैंड मिल गया तो यहां पी को
क्या मिलना चाहिए? तो पी को मिलना चाहिए ब्रेव वर्ल्ड। एक मिनट, ए एंड पी परचेज ब्रेव वर्ल्ड और वंडरलैंड, ए एंड पी। हाँ ठीक है, ये तो आइदर में है ना, तो ए और पी परचेज ब्रेव वर्ल्ड और वंडरलैंड, तो ए ने वंडरलैंड ले लिया, तो पी को मुझे देना पड़ेगा ब्रेव वर्ल्ड। और ब्रेव वर्ल्ड अगर पी को दिया तो यहां पर जो हम आइदर लगा के बैठे हैं वो एलिमिनेट कर देंगे, वो ग्रैप्स हो जाएगा। जैसे ये बात कटी, द लाइन यहां नहीं, तो द लाइन और कैच 22 एक नाम है, और आप सबका क्रम बना चुके हैं। बहुत इजी सवाल था, सेकेंडों का सवाल, मिनटों का सवाल था, मतलब 1 मिनट काफी है विथ क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन बनाने के लिए। देखते हैं 5 क्वेश्चन क्या थे। चलिए, ये पूछा जा रहा है, पहला 36 सवाल था, हु परचेज द लॉयन, और वो हमने दिखा कि एम परचेज द लॉयन, यानी कि 36 का आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर सी। एच परचेज विच ऑफ द बुक, एच कौन सा बुक परचेज कर रहा है? तो एच के परचेज शुरू में ही निकल गए थे, प्राइड, और आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। हु परचेज ब्रेव वर्ल्ड, तो ब्रेव वर्ल्ड के नाम पर आप आंसर क्या दे देंगे? पी। हु परचेज वंडरलैंड, और वंडरलैंड के लिए आप आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ई का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सही है? तो पहला है ए परचेज वंडरलैंड, ए परचेज वंडरलैंड, ये तो सही है। आर परचेज द ग्रैप्स, और ग्रैप्स किसने परचेज किया है? डी ने, तो ये गलत है। डी परचेज द ग्रैप्स, अभी भी बात हुई, तो फर्स्ट और थर्ड राइट है, और फर्स्ट और थर्ड राइट के नाम पर हमें क्या देना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी पेपर, और समझिए इसलिए आरआरबी के कट ऑफ की चर्चा क्यों हमेशा रहती है। अब आपको समझ में आया होगा कि आरआरबी के कट ऑफ हमेशा हाई क्यों जाते हैं, क्योंकि एज कंपेयर टू बैंकिंग एग्जाम के सभी पेपर में ये बहुत आसान होता है। बट जो भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं उनके लिए ये पेपर एक जैसे ना मील का पत्थर शुरुआत करने के लिए, कि कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता रहे, ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आरआरबी की ही सीरीज शुरू की कि आप धीरे 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 बैंक के हर लेवल के एग्जाम की बात करेंगे। तो अभी आज इतने ही रखते हैं। आई होप सो कि इस सीरीज में आपको मजा आया होगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लगती है, क्या आपका फीडबैक है, आप इसमें और क्या चाहते हैं जो मैं इसमें सुधार करूं और आपके लिए फिर से अवेलेबल रहूं। एट द एंड उद्देश्य हमारा यही है कि हमारी प्रैक्टिस जारी रहे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं बैंकिंग एग्जाम मतलब प्रैक्टिस। सेकेंडरी चीज है कि आपको क्या आता है, और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि हाँ बहुत आता है बट प्रैक्टिस से भागते रहे हैं, एग्जाम नहीं पास कर पाए। बहुत लोगों को देखा है जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, कम जानने के बावजूद भी आज वो नौकरियों में हैं, सफल हैं। तो सफलता की सबसे पहली चीज है प्रैक्टिस, ठीक है। और हो सकता है कि आप अकेले प्रैक्टिस करते वक्त बहुत बोर होते हो, इसलिए आप मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो जुड़िए मेरे टेलीग्राम में, सवाल करिए, मुझसे बात करिए, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। तो चलिए आज इतने ही रखते हैं, आज के लिए बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं आपके इंतजार में। थैंक यू।